जय हिंद दोस्तों, मैं संजय आप सभी का मैथ भाई संदीप सर पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आपके मौलिक अधिकार चल रहे हैं फंडामेंटल राइट्स, और आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 24 तक हम पढ़ चुके हैं। और जो 24 से बचे हुए जो हमारे 4 से 5 आर्टिकल्स हैं, आज वो मैं ख़त्म कर दूंगा। और मौलिक अधिकार का आपका किसी भी प्रकार का किसी भी एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसको कभी गलत नहीं करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले मैं एक आपको बात बता देता हूं, जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो बनाई थी उसमें मैंने एक आर्टिकल आपको गलत बता दिया था, उसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको गलत बता दिया था। वो आर्टिकल मैं आपको बता देता हूं। जो भी मेरे भाई बहन नोट्स बना रहे हैं तो वो कृपा करके करेक्शन कर लेंगे। मैंने आर्टिकल 12 आपको बताया क्या, जो हमारा राज्य की परिभाषा है, मतलब राज्य बताएगा कि राज्य की परिभाषा, वो बिल्कुल सही है। अगर हम आर्टिकल 13 की बात करते हैं ना, तो आर्टिकल 13 में मैंने आपको बताया था कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो हमारे न्यायोचित होते हैं। जो आर्टिकल 13 में मैंने आपको बताया था मौलिक अधिकार हैं हमारे न्यायोचित होता है। इसको आप कट करके आप इसमें लिख लेंगे, जो आर्टिकल 13 है हमारा, आर्टिकल 13 में ये लिखा हुआ है कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार में क्या है कि संसद इसमें करेक्शन कर सकती है अगर चाहे तो। संसद इसमें मतलब कुछ चेंजेस करते हैं, बट क्या है कि जो संविधान का जो मूल ढांचा है उसमें कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए। तो संसद के पास ये अधिकार होता है, ठीक है, मूल अधिकार में मतलब संशोधन करने का, चेंजेस करने का। तो आप इसको कर लेंगे करेक्शन। अब चलते हैं आगे की तरफ। आर्टिकल 13 जब क्वेश्चंस कराऊंगा ना मैं आपको, एक बार मैं आपको डिटेल में बता दूंगा, या जो भी आर्टिकल में आपको कन्फ्यूजन है आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर देंगे। जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा उन आर्टिकल से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं आपको एकदम डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। अब चलते हैं, सबसे पहले मौलिक अधिकार हम पढ़ रहे थे। मौलिक अधिकार सबसे पहले मैंने बताया भाग 3 में इसको रखा गया है, और भाग 3 में रखा गया है। और जो हमारा इसका स्रोत है वो हमने कहाँ से लिया है दोस्तों? यूएसए से लिया है। और हम अगर बात करते हैं तो टोटल इसमें आर्टिकल्स 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक हैं दोस्तों। 7 हमारे मौलिक अधिकार थे। सबसे पहले हमारे जो 7 मौलिक अधिकार थे जब हमारा संविधान लागू हुआ, लेकिन उसके बाद हमारा एक मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसको हटा के अब दोस्तों कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो अब हमारे मौलिक अधिकार कितने बचे हैं दोस्तों? टोटल 6 बचे हैं। सबसे पहला है राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ये 3 जो हमारे अधिकार हैं ये सभी मैं आपको बता चुका हूँ। 2 क्लास ऑलरेडी आपकी हो चुके हैं। तो जो भी मेरा भाई बहन इस वीडियो को देख रहा है तो कृपा करके वो जाए और प्रीवियस वीडियो को देखे, दोनों को प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी। आज चलते हैं जो हमारा तीसरा मौलिक अधिकार है। जो हमारे 3 मौलिक अधिकार आपको बता चुका हूँ, शोषण के विरुद्ध अधिकार बता चुका हूँ, 3 बता चुका हूँ। आज हमारा आता है चौथा हमारा क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। दोस्तों वीडियो में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मैनेज कर लेंगे, आपको दिख जाएगा सारा। तो आर्टिकल जो हमारा चौथा मौलिक अधिकार है वो क्या कहता है? संवैधानिक, क्या कहता है? देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक इसमें रखे गए हैं दोस्तों। तो 1 बाय 1 मैं आर्टिकल्स आपको बताता हूं, आप आर्टिकल्स लर्न करेंगे। देखिए आर्टिकल 25 में क्या कहता है, आपको ये पता लग गया कि जो हमारा चौथा मौलिक अधिकार है वो धार्मिक स्वतंत्रता, इट मीन्स धर्म से रिलेटेड है। धर्म से जो स्वतंत्र की जितनी भी बातें होंगी वो धर्म से स्वतंत्रता में आएंगी। आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 में टोटल 4 आर्टिकल्स हैं इसमें दोस्तों, ठीक है। अगर अनुच्छेद 25 की हम बात करते हैं तो किसी भी धर्म को मानने, आचरण एवं पहचान, मतलब भारत के किसी भी नागरिक को किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है। इट मीन्स अगर कोई हिंदू है तो अगर वो चाहे तो वो मुस्लिम भी बन सकता है, अपना धर्म परिवर्तन कर सकता है, उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं करी जाएगी, क्योंकि वो खुद का अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म को मानने या आचरण करने या उसका प्रचार करने का उसके पास अधिकार है दोस्तों। तो ये आर्टिकल 25 हमारा कहता है। उसके बाद आर्टिकल 26 हमारा कहता है कि धार्मिक प्रबंधन, अगर कोई धार्मिक मामले होते हैं, धार्मिक अगर कोई कार्य होता है तो उसमें धार्मिक प्रबंधन करने का भी आपको अधिकार है। मैंने नोट मतलब पॉइंट टू पॉइंट लिखा है, बट आप इनको याद कर सकते हैं। देखिए उसके बाद आर्टिकल 27 क्या कहता है कि जो धार्मिक मामलों में क्या है, कर से छूट, मतलब जो धार्मिक मामले होते हैं वो टैक्स फ्री होंगे, उन पर टैक्स नहीं लगेगा। तो धार्मिक मामलों में क्या है, टैक्स से छूट है। और आर्टिकल 28 हमारा क्या कहता है कि धार्मिक संस्थानों पर उपस्थित होने का अधिकार है। जो धार्मिक हमारे संस्थान है आप उस पर उपस्थित हो सकते हैं। तो आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक आपने याद करें, ये क्या है, हमारे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार है। उसके बाद आर्टिकल 25 क्या कहता है, सबसे पहले किसी भी धर्म को मानने, 25 में क्या है, धर्म को मानने का अधिकार है,
26 में क्या है, धर्म का प्रबंधन करने का अधिकार है, और 27 में क्या है कि धार्मिक जो मामलों में जो कर से छूट मिलेगी, मतलब टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, उसके बाद जो 28 आता है, धार्मिक संस्थानों पर उपस्थित होने का अधिकार है। आप इनको याद कर सकते हैं चारों को, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट। उसके बाद हमारा क्या हो गया, अब हमारा 5वां मौलिक अधिकार आता है। 5वां मौलिक अधिकार क्या है हमारा दोस्तों, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। आर्टिकल जो कितने से कितने तक रहेंगे, आर्टिकल 29 से लेकर 30 तक रहेंगे। देखिए 2 आर्टिकल हैं इसमें, मैंने आपको ट्रिक बताई थी 5 4 2 4 2। जो हमारे अंश गौतम जी बोल रहे थे उनको समझ में नहीं आई है। देखिए वो ट्रिक क्या है कि आर्टिकल 5 क्या हो गए हमारे, जो हमारा पहला मौलिक अधिकार है उसमें क्या है, समानता का अधिकार। तो 5 आर्टिकल्स हमारे समानता के अधिकार में हो गए। उसके बाद जो 4 आर्टिकल आए वो राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के अधिकार हो गए, ये 4 आर्टिकल। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो ये 2 आर्टिकल शोषण के विरुद्ध के अधिकार में हो गए। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये 4 आर्टिकल धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से रिलेटेड हो गए। और जो हमारे बच्चे कुछ ये 2 आर्टिकल हैं संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अल्पसंख्यकों के लिए। तो ये हमारे 30 आर्टिकल्स याद करने की एक ट्रिक है छोटी सी, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, जो हमारा 5वां मौलिक अधिकार है क्या है, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अल्पसंख्यकों के लिए, आर्टिकल 29 से 27। तो ये आपको याद रखना है कि अल्पसंख्यकों के लिए धार्मिक एवं शिक्षा संबंधी जो अधिकार हैं वो हमारे मौलिक अधिकार 5वां कहता है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 29 और 30 इसमें है, तो 29 क्या कहता है और 30 क्या कहता है दोस्तों। आर्टिकल 29 कहता है, जो हमारा अनुच्छेद 29 है, अल्पसंख्यकों के अधिकार को संरक्षण, मतलब जो अल्पसंख्यक होते हैं जो उनके अधिकार है उनका संरक्षण, उनकी सुरक्षा करनी है। जो उनका संरक्षण जो उनका चल रहा है, अल्पसंख्यक के जो अधिकार हैं उनका संरक्षण करें, उनकी सुरक्षा करें, ठीक है। और जो आर्टिकल 30 क्या कहता है, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधित संस्थान बनाने का संरक्षण, मतलब अपने अल्पसंख्यक क्या कर सकते हैं, अपने धर्म को बढ़ाने के लिए अपना वो क्या कर सकते हैं, अपने शैक्षिक संस्थान बना सकते हैं कि जिनसे उनके धर्म मतलब और आगे बढ़े, ठीक है। तो इस तरीक़ा से आप इनको याद कर सकते हैं। आर्टिकल 29 व आर्टिकल 30 क्या है, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधित अधिकार से रिलेटेड है, जो कि हमारे किसके लिए है, अल्पसंख्यकों के लिए है दोस्तों। तो ये आपको पता चल गया, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 4था मौलिक अधिकार है, 5वां हो गया सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। और अब हमारा लास्ट जो 6ठा मौलिक अधिकार है इसकी तरफ चलते हैं। 6ठा मौलिक अधिकार क्या कहता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको याद रख सकते हैं। आपसे पूछा जाएगा सीधा सीधा कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस में है, आर्टिकल 32 में है। और इस आर्टिकल 32 को ही दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा है, संविधान की आत्मा कहा है। तो आप इस चीज को भी याद कर सकते हैं, नोट डाल के आप याद देख ही सकते हैं, संविधान की आत्मा कहा भीमराव अंबेडकर ने, आर्टिकल 32 को, ठीक है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है कि अगर हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनका हनन होता है, जो हमारे मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास जाके आप केस कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि आपके जो मौलिक अधिकार जो भी आपका हनन हुआ है उसकी जांच की जाएगी निष्पक्ष, और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसको सजा मिलेगी। तो ये सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं आप, हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या करते हैं दोस्तों, कुछ 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या करते हैं, 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। वो कौन कौन सी रिट होती हैं आप याद रख सकते हैं। आर्टिकल 32 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट जो हमारा उच्चतम न्यायालय होता है वो आर्टिकल 32 में क्या कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। और आर्टिकल 226 में क्या है दोस्तों, हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। टोटल 5 प्रकार की हमारी रिट्स होती हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है, बिल्कुल जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं। अब देखिए अब क्या कह रहा है कि 5 प्रकार की रिट होती हैं। 1 बाई 1 मैं पाँचों आपको बताऊंगा दोस्तों, आप देखते रहेंगे। सबसे पहले हमारी रिट होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट भी इसको जारी कर सकता है और हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है, ठीक है। जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, जो हमारा उच्चतम न्यायालय है, वो भी इसको जारी कर सकता है आर्टिकल 32 में। और जो हमारा उच्च न्यायालय होता है, जो अपनी स्टेट का, हर स्टेट का अलग होता है दोस्तों, वो भी जारी कर सकता है आर्टिकल 226 के अनुसार। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आप इसको नोट डाल के रखेंगे, ठीक है। अब देखिए पहली रिट क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इस रिट में क्या है कि अगर कोई भी व्यक्ति, आप इसको ट्रिक से समझ सकते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, इट मीन्स कोई भी बंदी अगर अरेस्ट किया गया, कोई भी नागरिक अरेस्ट किया गया किसी भी केस में, तो 24 घंटे के अंदर उसको न्यायालय में पेश किया जाएगा। किसके, मजिस्ट्रेट के सामने।
तो दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट हमारे दोनों ही सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय दोनों जारी कर सकते हैं, हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट। और बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या है, अगर कोई भी व्यक्ति अरेस्ट किया जाता है तो उसको 24 आवर्स के अंदर न्यायालय में क्या किया जाएगा, पेश किया जाएगा मजिस्ट्रेट के सामने। ये होगी हमारी बंदी प्रत्यक्षीकरण। उसके बाद आती है दूसरी परमादेश। परमादेश में आप इसको अगर देखेंगे तो इसमें एक आदेश शब्द आपको मिल रहा होगा। इसमें क्या होता है कि सरकारी कर्मचारी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं भारत के, वो अगर सही से काम नहीं कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उनको क्या कर सकता है, परमादेश रिट जारी कर सकता है कि आप अपने कामों को सही से करें। ठीक है, सरकारी कर्मचारी को आदेश देता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं या फिर मेरी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, मैंने आपको इन शॉर्ट में ये आपको बताया हुआ है। उसके बाद क्या होता है, प्रतिषेध। प्रतिषेध क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है, मतलब कोई भी सुप्रीम कोर्ट होगा, उससे नीचे क्या होता है, हाई कोर्ट होता है, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के लिए जारी करेगा और हाई कोर्ट क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए जारी करेगा। ठीक है, अगर कोई भी कानून ऐसे चल रहा है, कोई भी ऐसा आदेश देता है कि अगर सपोज करो हाई कोर्ट कोई ऐसा मतलब किसी केस में है, हाई कोर्ट वो किसी काम को कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको रिट जारी कर सकता है कि आप इस काम को ना करें, ये मेरे दायरे में आता है। तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को जारी करेगा और हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को जारी करेगा। ऊपर वाला मतलब नीचे वाले को आदेश जारी करता है, वह उस पर रोक लगा देता है जो भी वो काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद जो चौथा होता है उत्प्रेषण, मतलब लंबित मुकदमे को मेरे पास भेजें। इट मीन्स क्या है, अगर कोई जैसे सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से बोलेगा कि ये मुकदमा जो चल रहा है इसको आप मेरे पास भेजिए। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से रिवाइज कराता हूं। और अधिकार परीक्षा क्या है कि भारत के जो न्यायालय इसको जारी करता है अवैध अनाधिकार ग्रहण करने के लिए, रोकने के लिए। अगर कोई भी भारत का नागरिक अवैध अनाधिकार ग्रहण करने की कोशिश करता है तो उसके लिए अधिकार परीक्षा रिट जारी की जाएगी और उस पर रोक लगाई जाएगी दोस्तों। ठीक है, एक बार मैं फिर से अपनी बातों को रिवाइज कराता हूं दोस्तों। संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमारा आर्टिकल 32 है। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार हमारा छठा मौलिक अधिकार है और जो आर्टिकल 32 में आता है। और आर्टिकल 32 में क्या है कि हम जो हमारे सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट होते हैं वो दोस्तों रिट जारी करते हैं। वो रिट टोटल 5 प्रकार की होती हैं। अगर पूछा जाए आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है और आर्टिकल 226 में हमारा हाई कोर्ट रिट जारी करता है दोस्तों। देखिए उसके बाद क्या है कि 5 प्रकार की रिट होती हैं। टोटल बंदी प्रत्यक्षीकरण होती है। इसमें क्या है कि अगर कोई भी बंदी कोई भी अरेस्ट कर लिया जाता है तो 24 आवर्स के मतलब अंदर उसको क्या है न्यायालय में पेश करना होगा मजिस्ट्रेट के सामने। उसके बाद दूसरा होता है परमादेश। परमादेश का मतलब ये है, परमादेश रिट तब जारी की जाती है जब कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सरकारी कर्मचारी कोई सही से काम नहीं करता है तो उसको परमादेश रिट जारी की जाती है कि आप अपने काम को सही ढंग से करें। ठीक है, उसके बाद प्रतिषेध क्या होता है कि इसमें जो ऊपर वाला न्यायालय होगा वो नीचे वाले के लिए आदेश देगा कि भाई जो आप ये काम कर रहे हैं ये आपके दायरे में नहीं है, आप इन्हें मेरे पास भेजें। और सेम उसी तरीक़ा से उत्प्रेषण होता है कि कोई लंबित मुकदमा चल रहा है तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से बोल सकता है कि इसको आप मेरे पास भेजिए, ये आपके दायरे का मुकदमा नहीं है दोस्तों। और अधिकार परीक्षा क्या है कि अगर आप कोई भी गवर्नमेंट संपत्ति को मतलब अधिकरण अवैध अनधिकार व ग्रहण करना चाहते हैं तो उसको रोकने के लिए दोस्तों सुप्रीम कोर्ट इसको मतलब कोई भी न्यायालय इसको जारी करता है। तो रिट आपको पांचों समझ में आ गई। और जो हमारे मौलिक अधिकार हैं 6 के 6 मैं वो आपको बता चुका हूँ दोस्तों। हमारा एक मौलिक अधिकार था जिसको हम संपत्ति का अधिकार बोलते हैं। तो नोट में डाल के मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, संपत्ति का अधिकार बना दिया गया है क्या, कानूनी अधिकार बना दिया गया है दोस्तों। कौन से, संविधान संशोधन के तहत, 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो हमारा संपत्ति का अधिकार है उसको किस संविधान संशोधन के तहत कानूनी अधिकार बनाया गया। और ये जो आर्टिकल 32 यहाँ लिखा है ना, पहले आर्टिकल 31 में हमारा संपत्ति का अधिकार था, इसी वजह से मैं 30 से डायरेक्टली 32 पे आ गया हूँ दोस्तों। और उसके बाद क्या हुआ कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको क्या किया गया, इसको भाग 12 में वे आर्टिकल 300A में इसको रख दिया गया। तो दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि जो हमारा संपत्ति का अधिकार था उसको अब कानूनी अधिकार बना दिया गया, वो किस संविधान संशोधन के तहत बनाया गया। तो आप बोल देंगे 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत बनाया गया दोस्तों। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अब हमारा जो ये कानूनी अधिकार है किस भाग में है, तो भाग 12 में है और आर्टिकल 300 के ए या फिर कै भी आप इसको बोल सकते हैं दोस्तों। तो ये रही दोस्तों हमारी मौलिक अधिकार से रिलेटेड बातें। काफ़ी बोरिंग भी आपको लगी होंगी और काफ़ी पसंद भी आई होंगी। और मौलिक अधिकार से रिलेटेड अगर आपका कोई भी किसी एग्जाम में भविष्य में क्वेश्चन बनता है तो आप इसको कभी गलत नहीं करेंगे दोस्तों, ठीक है। बट
क्या करें, आप किसी भी बुक के क्वेश्चन लगाइए प्रीवियस ईयर के, आप डेफिनेटली उसका आंसर कर पाएंगे। एक बार मैं आपको क्विक रिवीजन कराता हूँ पूरे मौलिक अधिकार का, जितने भी मैंने मौलिक अधिकार अभी तक आपको पढ़ाए हैं दोस्तों। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मौलिक अधिकार, हमारे मौलिक अधिकार क्या होते हैं। मौलिक अधिकार जो किसी भी भारत के नागरिक को प्राप्त होते हैं, अपने कुछ ऐसे अधिकार होते हैं, और इसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है दोस्तों। ब्रिटेन के राजा किम जोंग ने कुछ मतलब मजदूरों के लिए लिखित में कुछ अधिकार दिए थे, इसी वजह से मैग्ना कार्टा कहा जाता है भारत के मौलिक अधिकारों को दोस्तों। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो कौन से भाग में आते हैं, तो आप डेफिनेटली इसका आंसर करेंगे कि भाग 3 में ये आते हैं, और आर्टिकल 12 से लेके और आर्टिकल 35 तक आते हैं दोस्तों। आर्टिकल 12 क्या कहता है दोस्तों, हमारे राज्य की परिभाषा बताता है कि राज्य कोई भी देश क्या होता है, कोई उसकी डेफिनेशन क्या होती है दोस्तों। उसके बाद आर्टिकल 13 में ये संसद के पास अधिकार होता है कि वो कोई भी मतलब इससे मतलब मौलिक अधिकार से रिलेटेड संशोधन कर सकती है। उसके बाद मैंने आपको बताया पहला मौलिक अधिकार हमारा राइट टू इक्वलिटी होता है, जिसको हम क्या समता का अधिकार बोलते हैं दोस्तों। उसके बाद मैंने बताया आपको स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद मैंने बताया शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसके बाद मैंने आपको बताया क्या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद मैंने बताया संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, उसके बाद मैंने बताया आपको संवैधानिक उपचारों का अधिकार दोस्तों। ये हमारे 6 टोटल अधिकार हैं, और जो हमारा संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया है और उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है दोस्तों। इन सभी के आर्टिकल्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, इन आर्टिकल्स को आप याद करेंगे, और उसके बाद जब मैं आपसे आगे क्लास लूँगा तो मैं आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा कि मौलिक अधिकार से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों। तो ये रही मौलिक अधिकार से रिलेटेड आपकी सभी बातें। अगर आपको कोई भी डाउट है मौलिक अधिकार से रिलेटेड, या फिर भाग 3 आपके कंप्लीट हो चुके हैं, भाग 3 तक आपको कोई भी डाउट आता है पॉलिटी में, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, तो मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आप पढ़ते रहिए, अच्छे से नोट्स बनाते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।